कभी सोचा है हमारी थाली में जो खाना है वो आखिर आता कहाँ से है? ये कहानी ना सिर्फ एक किसान या एक खेत की नहीं है। आज हम उस विशाल अदृश्य इंजन के पुर्जे पुर्जे खोलकर देखेंगे जो पूरे भारत को खिलाता है, यानी वैज्ञानिकों, संस्थानों और नीतियों का वो पूरा का पूरा नेटवर्क जो हमारी खेती का भविष्य तय कर रहा है। तो सवाल बड़ा सीधा सा है कि भाई भारत के खेतों को आखिर चलाता कौन है? और इसका जवाब, जैसा कि हम देखेंगे, बहुत ही दिलचस्प और कई परतों वाला है। क्योंकि देखिए, किसान इस पूरी तस्वीर का सबसे जरूरी हिस्सा तो हैं, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन वो अकेले नहीं हैं। उनके साथ कंधे से कंधा मिला के काम कर रहा है विज्ञान, नीति और रिसर्च का एक बहुत बड़ा आपस में जुड़ा हुआ सिस्टम। तो चलिए आज इसी सिस्टम के अंदर झांकते हैं। सबसे पहले चलते हैं उन जगहों पर जहां से बड़े बड़े फैसले लिए जाते हैं। इन्हें हम भारत की खेती के कमांड सेंटर्स कह सकते हैं, जो पूरी रणनीति को दिशा देते हैं। तो पर्दे के पीछे ना एक बड़ा जबरदस्त ग्लोबल और नेशनल गठबंधन काम कर रहा है। सोचिए, रोम में बैठा एफएओ ये पक्का करता है कि दुनिया में खाने की कमी ना हो, जिसका सीधा असर हमारी नीतियों पर पड़ता है। उधर जिनेवा से डब्ल्यूएमओ भारतीय किसानों को वो जरूरी मौसम की जानकारी देता है कि भाई बारिश कब होगी, तूफान तो नहीं आएगा। और फिर आता है भारत का अपना पावर हाउस ICAR, जो 1929 से इस पूरे सिस्टम की नींव बना हुआ है। तो इन हेडक्वार्टर्स से निकलकर अब हम सीधा जमीन पर आते हैं और देखते हैं कि हमारे वैज्ञानिक भारत की मिट्टी और मौसम के इतने अलग अलग मिजाज को आखिर समझते कैसे हैं। और इसको समझने की जो चाबी है ना, वो है ये कॉन्सेप्ट, कृषि जलवायु क्षेत्र। अगर आसान भाषा में कहूं तो ये देश को अलग अलग जोन में बांटने का एक वैज्ञानिक तरीका है। मतलब ऐसे हिस्से जहां का मौसम, मिट्टी और फसलों का पैटर्न लगभग एक जैसा हो। इससे होता यह है कि सही जगह पर सही फसल उगाने की प्लानिंग करना बहुत आसान हो जाता है। और ये जानना बड़ा दिलचस्प है कि पूरे भारत को ऐसे 15 अलग अलग कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है। कश्मीर की ठंड से लेकर केरल की नमी तक हर जोन के लिए एक खास स्ट्रैटेजी बनाई जाती है ताकि जमीन का सबसे अच्छा इस्तेमाल हो सके। और ये सिस्टम कितना डीप है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगाइए कि सिर्फ एक राज्य उत्तर प्रदेश के अंदर ही 9 अलग अलग कृषि जलवायु क्षेत्र हैं। मतलब प्लानिंग कितनी बारीक और जमीनी स्तर पर की जाती है। अब चलते हैं उन जगहों पर जिन्हें हम सच में ज्ञान की फैक्ट्रियां कह सकते हैं। ये वो रिसर्च लैब्स हैं जहां विज्ञान असल पैदावार में बदलता है। तो शुरुआत करते हैं भारत की रोटी यानी गेहूं से। करोड़ों लोगों का पेट भरने वाली इस फसल को और बेहतर, ज्यादा पौष्टिक और बीमारियों से लड़ने लायक आखिर कौन बना रहा है? इसका जवाब है हरियाणा का करनाल। ये शहर, आप समझिए, भारत में गेहूं की रिसर्च का सबसे बड़ा गढ़ है। यहीं पर निदेशालय भविष्य की किस्में तैयार करता है और यहीं पर जीन बैंक में हजारों तरह के गेहूं के बीजों को संभाल कर रखा गया है ताकि हमारी खाद्य सुरक्षा हमेशा मजबूत बनी रहे। गेहूं के बाद अब बात करते हैं भारत की दूसरी जान, चावल की। लेकिन भारत में चावल की हजारों किस्में हैं, कुछ सूखे में उगती हैं तो कुछ बाढ़ में। इन सब के लिए सही बीज और तकनीक कहाँ से आती है? तो इसके लिए ना 2 बड़े सेंटर काम करते हैं। एक हैदराबाद का निदेशालय, जहां देश भर की रिसर्च को दिशा दी जाती है, और दूसरा कटक का संस्थान, जो जमीनी स्तर पर चावल की नई और बेहतर किस्में विकसित करने के लिए जाना जाता है। और अब बात करते हैं प्रोटीन के पावर हाउस की, दालों की। हमारी थाली दाल के बिना अधूरी है। तो वो कौन सी जगह है जहां भारत को दालों में आत्मनिर्भर बनाने के लिए सबसे ज्यादा काम हो रहा है? ये पूरी जिम्मेदारी है कानपुर के भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान की। अरहर से लेकर चने तक हर दाल को बेहतर बनाने का काम यहीं होता है। और आखिर में चलिए थोड़ी मिठास की बात करते हैं। गन्ना, ये सिर्फ चीनी नहीं है, बल्कि देश की अर्थव्यवस्था का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। तो इस नकदी फसल की पैदावार और गुणवत्ता को बढ़ाने का जिम्मा किसके पास है? जी हाँ, इसका केंद्र है नवाबों का शहर लखनऊ। यहीं के वैज्ञानिक ये पक्का करते हैं कि गन्ने की फसल मीठी भी हो और किसानों के लिए फायदेमंद भी। तो हमने कमांड सेंटर्स देख लिए, ज्ञान की फैक्ट्रियां भी देख ली, पर सवाल ये है कि ये इतना पावरफुल सिस्टम आखिर बना कैसे? चलिए इतिहास के उन पन्नों को पलटते हैं जिन्होंने इसकी नींव रखी। और इस कहानी का जिक्र
डॉक्टर MS स्वामीनाथन के बिना हो ही नहीं सकता, बिल्कुल अधूरा है। एक ऐसा नाम जिन्हें भारत की हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। उनके विजन ने ही भारत को खाद्य संकट से बाहर निकाला था। इस टाइमलाइन को सिर्फ तारीखों की तरह मत देखिए, ये अपने आप में एक पूरी कहानी है। 1929 में ICAR की नींव रखी गई, ये एक विजन था। 1960 में पंतनगर यूनिवर्सिटी बनी, जिसने उस विजन को जमीन पर उतारने वाले एक्सपर्ट्स तैयार किए। फिर 1963 में बेहतर बीजों के लिए नेशनल सीड कॉर्पोरेशन आया, ताकि अच्छी तकनीक किसानों तक पहुंचे। और इन सब की मेहनत का नतीजा 1966-67 की हरित क्रांति, जिसने भारत को भूखमरी से निकालकर आत्मनिर्भर बनाया। हर एक कदम अगले कदम के लिए एक सीढ़ी बनता गया। तो कुल मिलाकर कमांड सेंटर से लेकर रिसर्च लैब्स तक और फिर किसानों के खेतों तक, ये पूरा का पूरा सिस्टम एक बहुत बड़े शक्तिशाली इंजन की तरह काम करता है, जो 140 करोड़ लोगों की खाद्य आपूर्ति को लगातार चला रहा है। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। असली सवाल तो अब है कि ये विशाल इंजन भविष्य की चुनौतियों के लिए कितना तैयार है। जब जमीन कम हो रही है, पानी घट रहा है और मौसम बदल रहा है, तो इस नेटवर्क के लिए अगली बड़ी क्रांति क्या होगी? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सबको मिलकर खोजना होगा।